नमस्कार, मैं हूं अंकित। आज बात करेंगे आखिर शराबबंदी पर बिहार में एनडीए में अपने ही लोगों को इतरार क्यों है, क्यों इतराज है उनको और वो क्यों नाराज हैं, इस पर हम बात करेंगे। सवाल उठाया गया है, समीक्षा की बात की गई है। साथ ही बात करेंगे नीट छात्रा जो है उसके परिवार को धमकी मिल रही है और दूसरी बार ये धमकी मिली है। पहली धमकी पे ये कहा गया है कि शायद कुछ गलत तरीके से किसी ने लेटर फेंका था। उसके बाद जो दूसरी धमकी मिली है इससे काफ़ी हड़कंप मचा है और जो लोग उनके समर्थक हैं वो लोग कह रहे हैं कि वाकई में सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है और उसको सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। इस पर बात हम करेंगे। साथ ही बात करेंगे 85% आरक्षण का मसला फिर से विधानसभा में उठा है और ये मसला क्या है और इसके पीछे पूरा विवाद क्या है, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार सर हैं। पहला सवाल सर यही है कि अब तो एनडीए में ही अंदर से आवाज़ उठने लगी है, कुशवाहा की पार्टी से आवाज़ उठी है, विधायक ने आवाज़ उठाया है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर में शराबबंदी कितना सफल है। अभी तक विपक्ष उठाता था सवाल। तो क्या लगता है कि वाकई में शराबबंदी पे सरकार को सोचना जरूरी है और समय आ गया है जबकि ये सोचें कि इसको लागू ही क्यों न करवा दें या इस टाइप की चीज़ें? अंकित, सच तो ये है कि एनडीए के अगर आप जेडीयू में भी बहुत नेताओं से अलग बात करेंगे, विधायकों से बात करेंगे, सांसदों से बात करेंगे, तो वो इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि शराबबंदी फेल है। ऑफ द रिकॉर्ड ये बात करेंगे। कई सारे नेता इस तरह की बात करते हैं। इसमें उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी होता है, इसमें उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन सवाल यह है कि जेडीयू के सबसे बड़े नेता या कह लीजिए एकमात्र नेता कोई हैं तो वो नीतीश कुमार ही है ना। ये फैसला नीतीश कुमार का, और नीतीश कुमार अब नहीं लगता अपने जीते जी ऐसा होने देंगे। इस बात को आप जान लीजिए। आज सदन में जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, संसदीय दल के नेता माधव आनंद ने यह सवाल उठाया कि ठीक है, हम टाइम टू टाइम इसकी कानून में भी परिवर्तन करते हैं, लचीला बना रहे हैं, सारी बात है, हम समीक्षा करते हैं, लेकिन ये कितना सफल है इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए कि शराबबंदी कितना सफल है। देखिए, एक बात आप जान लीजिए कि ये सच बात है कि बिहार में जिस तरीके से सूखे नशे को लेकर के युवाओं की प्रवृत्ति बढ़ी है, ये चिंताजनक तो है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बिहार में पैरेलल इकोनॉमी शराब प्रदान कर रहा है। इस बात को आप जान लीजिए। गांव गांव में कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, एक बड़ा रैकेट चल रहा है और ये आरोप मेरे नहीं हैं, सदन में ही लोग इस आरोप को उठाते रहे हैं। डिपेंड ये करता है कि जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो बीजेपी इस बात को उठाती है, जब आरजेडी विपक्ष में होती है तो आरजेडी इस बात को उठाती है, और दोनों जब नीतीश कुमार के साथ चले जाते हैं तो चुप हो जाते हैं, नीतीश कुमार के इस फैसले के साथ हो जाते हैं। तो शराबबंदी को लेकर के अंदर खाने आवाज बहुत है। शराब बिहार में बिक भी रहा है, ये भी सच बात है। और जो सरकारी आंकड़े ही कहते हैं कि इतनी शराब पकड़ी गई, इतने लोग पकड़े गए, जेल ऐसे माफियाओं से पटा पड़ा है, इलीगल शराब बिक्री में कितने लोगों की मौत हुई है, कितने मर्डर्स हुए हैं, कितने स्पूरियस लीकर पी कर के मर गए हैं, गांव में संख्या कई ज़्यादा बताई गई हैं। तो सवाल यह है कि इतने सारे सवाल हैं, ये सच बात है। चोरी छुप के शराब घर पहुंच जा रहा है, ये कई सारे नेता और मंत्री बोल चुके हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इसकी मांग जब की गई है तो आपने सुना होगा कि सीधे तौर पर जो विजय चौधरी हैं उन्होंने खारिज कर दिया। खारिज इसलिए कर दिया क्योंकि उनको पता है कि एकमात्र नेता जेडीयू के नीतीश कुमार हैं और नीतीश कुमार को ये बात पता है कि शराबबंदी की वजह से महिलाओं के वोट उनको खूब मिले हैं। तो अब महिलाओं का बड़ा वोटर बेस उनके साथ खड़ा है, तो नीतीश कुमार ऐसा क्यों करने जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात है कि इसको लेकर के ये लॉजिक दिया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर पे असर पड़ा है, गली मोहल्ले में लोग शराब पी करके छेड़खानी करते थे, उसमें कमी आई है। ये सच भी है कि वो छेड़खानी वाला जो मसला होता था उसमें कमी आई है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, नहीं हो पाती। लेकिन उस सब के बावजूद
शराब बिक रहा है, पैरेलल इकोनॉमी रन कर रहा है, बड़े माफिया इसमें लगे हुए हैं, आसपास के स्टेट से धड़ल्ले से मिलना जारी है, पुलिस का एक खेमा भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, ऐसे आरोप लगाए इसकी जाते वजह हैं। से भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ गया। भ्रष्टाचार बढ़ा है और ये कहा जाता है, बार बार आप देखेंगे सुनेंगे, विपक्ष के नेता, कई बार पक्ष के नेता ये कहते हुए पाए गए हैं कि भाई बिहार की पुलिस बालू और दारू में ही लगी रहती है। तो ये सारे सवाल हैं। इस सब के बीच एक बार माधव आनंद ने फिर मुंह खोलने का हिम्मत किया, हिम्मत दिखाया। माधव आनंद एनडीए में हैं, एनडीए में बड़े नेताओं को पता है कि शराबबंदी नहीं हो सकती है, लेकिन माधव आनंद ने एक बार आवाज़ तो बुलंद किया। पर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मंत्री ने खारिज कर दिया, मतलब समझ लीजिए कि इस बात को लेकर के नीतीश कुमार के रहते मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि लीकर बैन पे कोई बड़ा फेरबदल हो जाएगा, लीकर से बैन हटा लिया जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, कुछ स्ट्रिंजेंट लॉज थे जो कि बड़े ही कड़े कानून थे, उस कड़े कानून में ढिलाई दी गई है। जैसे पहले बहुत तरह के कड़े कानून थे, आपके घर पकड़ा गया तो आप भी पकड़ा जाएंगे, और तरह तरह की बात, आप उनके साथ बैठे हैं तो आपको भी बेल नहीं मिलेगा, आप बेल मिल जाता है। तो ये तरह के कानून में परिवर्तन है, लेकिन सवाल ये है कि ये आवाज़ एनडीए के तरफ से उठा है, लेकिन सदन में इसको खारिज भी कर दिया गया। सदन में खारिज कर दिया गया है। दूसरा सवाल है जो वो बहुत गंभीर है और बिहार के लिए, बिहार प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जहानाबाद की जो मृत नीट छात्रा है, जो पटना हॉस्टल से जुड़ा जिसका मुद्दा है, पप्पू यादव से समेत तमाम बड़े नेताओं ने इस पे प्रदर्शन भी किया, बड़ा आंदोलन हो रहा है। उस लड़की को जिस पे उसके परिवार पे जिस पे निगाहें पूरे देश की है, पिछले 72 घंटे में 2 बार धमकी आई। दूसरी बार जान से मारने की धमकी आई है। खिड़की से फेंके गए पर्चे में लिखा है, नहीं मानोगी तो बेटी गई, अब बेटा भी मरेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। ये प्रशासन के लिए कितनी बड़ी चुनौती इसको मानते हैं आप? ये बड़ी चुनौती है निश्चित तौर पर। आखिरकार ये अल्टीमेटम कौन दे रहा है, ये धमकी कौन दे रहा है? जिस मामले में सीबीआई इंक्वायरी शुरू हो गई है, आखिरकार वो कौन लोग हैं जो उस परिवार को धमका रहे हैं? क्या वो लोग हैं जो इस तरह के काम में इन्वॉल्व थे? क्या वो लोग हैं, अगर हम पप्पू यादव के शब्दों में कहें तो भाई एप्स्टीन के नायक हैं? ये एप्स्टीन के नायक कौन हैं और ये कितना बड़ा रैकेट है? कौन इनको धमकी दे रहा है? मुझे लगता है सीबीआई इन तमाम बातों पर निश्चित तौर पर ध्यान दे रही होगी। सीबीआई की टीम कई बार उनके घर पहुंची है। सीबीआई के तौर तरीकों से पूरा परिवार खुश भी है और उन्हें उम्मीद भी है कि सीबीआई के जांच के तरीके से उन लोगों को न्याय मिलेगा। आपको बता दें कि जो आईजी जिनके नेतृत्व में ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनके भी ट्रैक रिकॉर्ड की चर्चा बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई धमकी मिली है, उसको लेकर के प्रशासन निश्चित तौर पर मुस्तैद है। एक तरीके से धमकाने का प्रयास किया गया, ये गंभीर चिंता का विषय भी है। परिवार डरा हुआ भी है, बेटी गई अब बेटा चला जाएगा। तो गंभीर सवाल ये उठता है कि ये हिम्मत करने वाला कौन है? इस पर भी पुलिस को जांच तो करनी चाहिए कि ये कौन है जो उस परिवार को धमका रहा है, पीड़ित परिवार को न्याय के लिए गुहार करने से रोक रहा है। मुझे लगता है कि सीबीआई भी इस बात पर ध्यान रखेगी और मुझे लगता है पुलिस प्रशासन भी इन तमाम एंगल को, तमाम पहलुओं को निश्चित तौर पर अपने दिमाग में रख करके जांच को आगे बढ़ा रही होगी। तीसरा जो सवाल है और वो भी गंभीर ही है, सबसे जुड़ा हुआ है कि आरक्षण पे को लेकर काफ़ी प्रदर्शन हुआ। विधायकों ने वेल में आकर प्रदर्शन किया। 65 से 85% आरक्षण की डिमांड है जो तेजस्वी यादव लगातार अपने तमाम दावों में और जात जनगणना के हिसाब से विपक्ष चाहती है कि 65 से बढ़ाकर इसको 85 किया जाए। प्रस्ताव भी लाया गया, संविधान नवीं सूची में डलवाएं, ये इस तरीके के वीरेंद्र मांग कर रहे हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या वाकई में ये मुद्दा और भी गरमाने वाला है या फिर लगता है कि नीतीश कुमार या बीजेपी सरकार किसी न किसी तरीके से इसको टालती रहेगी? नहीं, ये सरकार कैसे टालेगी, आप इस बात को जानिए। दरअसल 2023 में जातीय सर्वे हुआ
और जातीय सर्वे के बाद ये कहा गया कि भाई 50% का आरक्षण 65% सरकार ने कर दिया, 10% EWS के लिए आरक्षण है तो 75% हो गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी है। अब वो आरजेडी के लोग कहते हैं कि भाई आप इसको 9वीं सूची में डालिए। वो धमका रहे हैं कि 85% आरक्षण नहीं हुआ तो हम सड़क से लेकर के सदन तक इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब निकल रहे थे और ये लोग आवाज़ उठा रहे थे तो नीतीश कुमार ने काफ़ी सख्त लहजे में कहा कि ये सब क्या कर रहे हो, ये कुछ होने वाला है, ये कैसे होगा। जब सुप्रीम कोर्ट 50% से ज़्यादा के लिए तैयार नहीं है तो तुम कैसे इस तरह की मांग कर रहे हो, केवल राजनीति कर रहे हो। देखिए, आरक्षण अब एक नया झुंझुना पकड़ा दिया गया है नेताओं को। अब ये यूजीसी का जो ताज़ा प्रकरण हुआ उसके बाद एक नई बातें सामने आ गई हैं। नेताओं को मुद्दे तो चाहिए होते हैं और चाहे वो गड़े मुर्दे हों उनको उखाड़ना उनको बहुत अच्छे तरीके से आता है, या कुछ से कुछ ऐसी बात जो बड़े तबके को प्रभावित करती हो उस तरह की बात वो उखाड़ते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि इससे देश का क्या नुकसान होगा, राज्य का क्या नुकसान होगा और तमाम चीज़ों का क्या नुकसान होगा और ये क्या कानूनन संभव है या नहीं है। इन तमाम बातों को समझना होगा। अब आरजेडी को लग रहा है कि भाई आरक्षण पे बात कर लें, 85% को लेकर के आरजेडी धमकाने की बात कर रही है। अब देखिए, अशोक चौधरी ने अलग बात कर दिया। अशोक चौधरी ने कह दिया कि भाई जो दलित मुसलमान में कन्वर्ट हुए हैं और वैसा काम करते हैं जो दलितों वाला काम है तो उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए, या जो मुसलमान दलित वाला काम करते हैं उनको भी आरक्षण मिलना चाहिए। और इससे आगे बोलते हुए कहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान में इस तरह का अधिकार दिया है वो ना सामाजिक है ना आर्थिक है, वो छुआछूत की भावना के तहत ये आरक्षण की फैसिलिटीज उन लोगों को दी है। अब इसका एक काउंटर जवाब भी है ना अंकित, कि ठीक है छुआछूत की भावना थी तो सवाल यह है कि उन नेताओं का आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए जिनके बच्चे अपर कास्ट में शादी कर रहे हैं, जिनके लिए कोई छुआछूत नहीं है। क्या ब्राह्मण क्या ठाकुर उनके पैर छू रहे हैं, उनको सिर पे बिठा रहे हैं, वो 10-10 ब्राह्मणों के बीच में यज्ञ करते हैं। वो सारे बयान अभी आपने लिया वो खुद ही, अब मैं वही कह रहा हूं, वो सारे विजुअल सबके सामने। तो क्या ऐसे लोगों के आरक्षण खत्म कर दिए जाने चाहिए जब संविधान का मूल भावना ही यही है कि भाई जिनके खिलाफ छुआछूत होता रहा है उनको सामाजिक स्तर पर उत्थान करने की जरूरत है। तो इस तरह की बात तो सामने आती है ना कि जिनके खिलाफ अब छुआछूत नहीं हो रहा है, जिनके बच्चे अपर कास्ट में शादी कर रहे हैं, जो खुद ब्राह्मणों के बीच में यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, हवन करते हैं, खुद चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और उनका लोग पैर छूते हैं, किसी भी बिरादरी के लोग पैर छूते हैं, तो क्या इनको अपने आप को खुद आरक्षण की परिधि से बाहर निकाल लेना चाहिए। और जब आरक्षण की परिधि से बाहर निकाल लेंगे तो इनके बच्चे रिजर्व सीट से तो चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। आप इस बात को समझिए, वो खुद तो रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये सारे सवाल हैं और ये सवाल पूछे जाने चाहिए कि आखिरकार इसका लाभ कब तक, अगर संविधान की मूल भावना में छुआछूत है तो छुआछूत की परिधि से आप तो बाहर हैं, आपका अगला जनरेशन भी तो बाहर है, तो कब तक आप इसकी सुविधा लेते रहिएगा और लोगों को आने दीजिए जो और अपने समाज को आने दीजिए जो इस परिधि में आते हैं, जिनके खिलाफ सही में छुआछूत हुआ है, जो गरीब हैं, अभी भी दलित वाला काम कर रहे हैं, उनको आने दीजिए। तो अब जब आप इस तरह की बात करेंगे तो इनके लिए बड़ा अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा। वो नहीं, ऐसी समीक्षा को तो डायरेक्ट कह दिया जाता है ना कि खत्म करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वही खत्म मोहन भागवत का वो बयान जिससे बीजेपी सरकार में आने से रुक गई थी बिहार में उस साल, समीक्षा की बात हुई थी। समीक्षा का मतलब यही है जो आप कर रहे हैं कि किसको छुआछूत हुई है तो किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए, एक फिल्टर हो। जैसे ही ये बात आता है तो जो वो एक वर्ग है जो फायदा ले रहा है तुरंत सड़क पे आ जाता है कि खत्म करने की बात हो रही है ताकि लोगों को किया जाए।
हाँ, वही कह रहा हूँ कि इसमें पॉलिटिक्स ज़्यादा है, कुछ लोगों का अपना फ़ायदा ज़्यादा है और उस फायदे के तहत वो इस तरह की बात करते हैं। आखिरकार मुझे लगता है समय ही इसका समाधान कर सकता है। जहाँ तक मोहन भागवत की बात कर रहे हैं, तो अब वो खुद भी तो इसी लाइन पे आ चुके हैं, वो भी यही बात कर रहे हैं। समझ गए। उनका संघ भी अब सामाजिक समरसता में ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुका है। तो इस बात को जान लीजिए, क्योंकि यहाँ देखिए बहुसंख्यक की बात है और बहुसंख्यक का वोट मैटर करता है। सत्ता में बने रहने के लिए बहुसंख्यक का वोट तो चाहिए और बहुसंख्यक के वोट के लिए आपको वो तमाम मुद्दा उठाना ही है, क्योंकि भाई आप बड़ी कुर्सी पर बैठे कैसे रहेंगे, आपको सत्ता मिलेगा कैसे। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं। समीक्षा तो इसकी भी होनी चाहिए कि 75 साल में जितने सारे लोग, दलितों में भी कुछ जाति है ना, और ये कई सारे लोग लिखते हैं, बोलते हैं, और जो कि लॉजिकल लगता है। भाई दलित का आरक्षण बरकरार रहे, ओबीसी का आरक्षण बरकरार रहे, मैं ये नहीं कहता कि इनका आरक्षण बरकरार नहीं रहना चाहिए, लेकिन दलितों में जिस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग चुने जाते हैं, कोटा विद इन कोटा की जब बात हुई तो आपने देखा कई सारे लोगों ने किस तरीके से विरोध किया। एनडीए में ही चिराग का स्टेटमेंट क्या था और जीतन राम मांझी का स्टेटमेंट क्या था। तो सवाल ये उठता है कि ये दलितों में भी जो दलित होते जा रहे हैं, और एक दलितों में ही जिनका अपलिफ्टमेंट हो चुका है जिस कम्युनिटी का, तो उनको आरक्षण दिए जाने का मतलब है क्या? भाई जो दलितों में ही दलित जो नीचे गिरे हुए हैं, जिनका कोई उत्थान नहीं हो पाया है, उनका अपलिफ्टमेंट क्यों नहीं होना चाहिए? तो ये सारे सवाल बड़े लॉजिकल हैं, पर जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? जवाब अभी कोई इसको लेकर के कोई जवाब देना चाहता नहीं है। और कल के सरसंघ चालक के बयान से तो आप समझ सकते हैं कि सरसंघ चालक यही 2015 में समीक्षा की बात कर रहे थे। अब कहते हैं कि जो गिरा हुआ है उसको हमें उठाना पड़ेगा और उसको उठाने के लिए हमें झुकना पड़ेगा। तो उन्होंने इंडिकेट तो कर ही दिया है कि दरअसल उनका मकसद क्या है, उनका मतलब क्या है और वो चाहते क्या है। बिल्कुल। तो फिलहाल ये विमर्श लंबा है और आरक्षण का विमर्श खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये बात सही है। लोग कहते हैं कि जातिवाद धीरे धीरे खत्म होगा, तो ज़मीनी स्तर पर चीज़ें कम हो रही हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर पर जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये और ज़्यादा विमर्श हो रहा है। चाहे फिर आप यूजीसी हाल फिलहाल में आया और चाहे तो बिहार की जातिगत जनगणना, पूरे देश में अब तैयारी चल रही है जात जनगणना की। जाहिर सी बात है आप सबको अपनी जाति बतानी पड़ेगी और जात के नाम पर ही आपको सोचना पड़ेगा। तो ये तमाम विषय हैं। फिलहाल दूसरा जो विषय था बिहार में नीट छात्रा का विषय था, उसको कानूनी जो भी सुरक्षा मिलनी चाहिए वो जरूर प्रोवाइड करानी चाहिए। लगातार धमकी जो जिस तरीके से मिल रही है। देखते रहिए राग बिहारी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देते रहिए। नमस्कार।